तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब लिंकेज आपका होता है, मतलब कि क्या, कि जब दो जीन्स आपके एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं उसके वजह से वो लिंक्ड होते हैं, और लिंक्ड होने के कारण जो मेरा गैमेट्स या पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट टाइप बनता है ना, वो पेरेंटल टाइप जो होता है दैट बिकम्स मोर देन 50%, एंड जो आपका recombinant type बनता है that becomes less than 50% in comparison to the dihybrid cross of Mendel, जहाँ पे कि कैपिटल R कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y, मेरे को कैपिटल R स्मॉल y और स्मॉल r कैपिटल Y ये हमको इक्वल रेशियो 50-50 के रेशियो में मेरे को लेना था, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? अब आप सोचिए कि हम मान लेते हैं ये दो मेरा जीन है, ठीक है, these two are my homologous pair of genes, और जो मैंने साथ में बनाया ये दो क्रोमैटिड्स है ना। हम मान लेते हैं कि मेरा जो है, मेरे पास इस क्रोमोसोम में 3 जीन है, हम मान लेते हैं, ठीक है, ये एक जीन है ना, ये दूसरा जीन, ठीक है, ब्लू वाला, और ये ग्रीन वाला आपका तीसरा जीन, ठीक है। हम मान लेते इसके बीच में भी हो सकता है और जीन्स हो गए, हम अभी 3 जीन्स कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, एक ब्लैक वाला, एक ब्लू वाला और एक ग्रीन वाला। ठीक, अब आप सोचिए, यहाँ पे भी सेम होगा। अच्छा, अब आप याद रखिएगा एक बात, ये मान लेते हैं मेरे को मदर से मिला, ये फादर से मिला। अब जो भी किसी एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे हम मानते हैं हम और आप, तो मेरे पास अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, आपके पास भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे। एक स्पीशीज में कितना क्रोमोसोम नंबर होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। और हम मानते हैं कि मान लेते हैं मेरे सेकेंड पेयर है ना, सेकेंड पेयर वाला जो क्रोमोसोम होगा उसमें मेरा जो जीन्स प्रेजेंट होगा, आपके भी सेकेंड पेयर में वही जीन्स उसी प्लेस पे प्रेजेंट होगा, है ना। बताया कि जीन्स जहाँ प्रेजेंट रहते हैं उनको लोकस बोलते हैं। तो मेरे सेकेंड क्रोमोसोम या किसी भी क्रोमोसोम के जिस लोकस पे जिस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन प्रेजेंट होगा, आपके भी उसी क्रोमोसोम के उसी लोकस पे वही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो अगर ये मदर से मिला तो हम मान लेते ये किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ये किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ये किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो फादर के पास भी जो जीन्स उस लोकस पे प्रेजेंट होंगे वो भी इन्हीं कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे होंगे, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि जब मेरा जाइगोट बनता है तो द नंबर गेट्स रीस्टोर्ड। ऐसा नहीं है कि एक कैरेक्टर वाला छूट गया, जीन एक कैरेक्टर का 2 आ गया, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वही क्रोमोसोम्स में हम मान लेते हैं ये मेरा 3rd क्रोमोसोम है ह्यूमंस का, तो उन दोनों के 3rd क्रोमोसोम से वही जीन्स है ना, वही प्रेजेंट होंगे। डिफरेंस कहाँ बस हो सकता है? डिफरेंस अलील्स में हो सकता है ना, उस जीन का कौन सा अलील उन क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम फादर के में भी यही होगा। अब देखिए, ये दो ठहरे सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दो ठहरे सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दोनों हो गए आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब ये दोनों अगल बगल है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर जब होगा, आप सोचिए, हम मानते हैं ब्लैक और ब्लू वाले जीन्स को कंसिडर करते हैं,
इनके बीच क्रॉसिंग ओवर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? सिर्फ इनके बीच का डिस्टेंस जितना है उसी के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। मतलब और इनके बीच में ग्रीन वाले और ब्लैक वाले के बीच में क्रॉसिंग ओवर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? इतना ज़्यादा है ना। तो आप सोचिए ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा? ब्लैक और ब्लू वाले के बीच में होगा या ब्लैक और ग्रीन वाले के बीच में होगा? तो ऑब्वियसली ब्लैक और ग्रीन वाले के बीच में होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जगह में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कहीं से भी क्रॉसिंग ओवर हो सके इन कंपैरिजन टू इतना सा जगह जहाँ पे सिर्फ इतना ही आपका जगह है कि आपका क्रॉसिंग ओवर हो सके, है ना। यहाँ पे इतना प्रोबेबिलिटी है, इतने जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इतना प्रोबेबिलिटी कि इतने ही जगह पे आपका क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। तो अब आप सोचिए कि हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई आपका डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, ए बी सी मान लेते हैं ना। यहाँ पे ए प्रेजेंट है, यहाँ पे बी प्रेजेंट है, यहाँ पे सी प्रेजेंट है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी ए प्रेजेंट है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि स्मॉल, यहाँ मान लेते हैं ना कि दोनों क्रोमोसोम्स के पास अलग अलग एलील्स है। एक भी हो सकते थे, हम अभी समझाने के पर्पज से मान लेते हैं कि सब में अलग अलग एलील्स है, ठीक है। यहाँ पे बी हो गए, यहाँ पे स्मॉल सी हो गए, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि ये दोनों क्रोमोसोम्स जब अलग होंगे, है ना, पेरेंटल टाइप तो आपका एक गैमेट बनेगा ही, है ना। एक क्रोमोसोम के पास तो आपका ऐसा वाला गैमेट आएगा ही, ए बी सी तो बनेगा ही, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पे एक गैमेट आपका स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी बनेगा ही बनेगा, ठीक। अब हम मानते हैं ए बी वाले को अगर हम देखें तो ए बी वाला कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी रिकम्बाइन करेगा, लेकिन ये बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू कैपिटल ए और स्मॉल सी जितना रिकम्बाइन करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने का प्रोबेबिलिटी आपका काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यही मतलब था मेरा पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट टाइप से। पेरेंटल मतलब क्या? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, या स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये आपका पेरेंटल टाइप का हो गया। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से आपका यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ तो हम मान लेते हैं कि आपका ऐसा गैमेट्स प्रेजेंट हो गया, ठीक। अब ये क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से रिकॉम्बिनेंट टाइप्स बनते हैं। अब आप सोचिए एक ही क्रोमोसोम पे है तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, ज़रूरी है क्या? अगर हर बार क्रॉसिंग ओवर हुआ तो मेरे को अगेन 50-50 के रेशियो में मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको तभी बताया था। कैसे समझाया था? देखिए ध्यान से, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको इतना डेप्थ में समझा रही हूँ, है ना। अगर हम मान लेते हैं क्रॉस, ये नॉर्मल हम मान लेते हैं ना, बी मैंने आपको बताया था एंड एस के साथ मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, ठीक। क्रॉसिंग ओवर अगर यहाँ से होता है तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से आपका कैसा बन जाएगा? कैपिटल बी कैपिटल एस, यहाँ स्मॉल एस आ गया, और यहाँ पे स्मॉल बी कैपिटल एस स्मॉल एस आ गया। तो ये जो जब अलग होगा तो चारों इक्वल नंबर पे एक 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 एक, कैपिटल बी के साथ कैपिटल एस, कैपिटल बी के साथ स्मॉल एस, स्मॉल बी के साथ कैपिटल एस एंड स्मॉल बी के साथ स्मॉल एस आपका बन जाएगा ना। तो ये देखिए सारा इक्वल नंबर्स पे बना। लेकिन जब हम किसी दो जीन को कंसिडर करते हैं जो कि आपका एक ही क्रोमोसोम पे, तो ज़रूरी तो नहीं है बाबू कि इनके बीच में हर बार रिकॉम्बिनेशन होगा, है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार क्रॉसिंग ओवर होगा। तो सिंस हर बार आपका क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो आपका जिस टाइम पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ आपके सिर्फ पेरेंटल टाइप के कॉम्बिनेशन बन के रह गए, है ना। इसीलिए जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है तो आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू रिकॉम्बिनेंट टाइप्स। रिकॉम्बिनेंट आपका कब बनेगा? जब क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं हो पाया तो आपका रिकॉम्बिनेंट टाइप्स नहीं बन पाएगा, ठीक। अब आप सोचिए कि ये रिकॉम्बिनेशन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। तो आप ये बात याद रखिएगा कि दो जीन, है ना, जितना ज़्यादा एक क्रोमोसोम पे पास होगा
उतना कम चांसेस होगा कि उनमें रिकॉम्बिनेशन हो, और उतना कम चांसेस होगा उनमें रिकॉम्बिनेशन हो तो रिकॉम्बिनेंट 50% से और उतना कम आएगा, है ना, एंड पेरेंटल टाइप 50% से उतना ज़्यादा आएगा। इसी का उल्टा सोच लेते हैं, जैसे ए और सी वाला, जितना एक ही क्रोमोसोम पे 2 जीन दूर होगा उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से 50% के करीब आ जाएगा, है ना, एकदम 50% के करीब आ जाएगा, और पेरेंटल टाइप भी 50% के एकदम करीब आ जाएगा। याद रखना 50 से ज़्यादा कभी एक्सीड नहीं कर सकता, ये रेशियो कभी उल्टा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि पेरेंटल टाइप 50 से कम हो जाए और रिकॉम्बिनेंट टाइप आपका 50 से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इस केस में भी मैक्स टू मैक्स जब पूरी तरह से मेरा तो क्रोमोसोम्स अलग हो गया था बिना क्रॉसिंग ओवर के भी अगर हम मान लेते हैं, है ना, तो गैमेट्स कैसा बनता मेरा, जैसे RRY में भी देखे थे, उस केस में भी जब हर तरह का गैमेट एकदम इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ, गैमेट बोल रही हूँ वेरी सॉरी, हर तरह का जीन जब एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली कंबाइन करेगा तभी भी मैक्स टू मैक्स पेरेंटल इज टू रिकॉम्बिनेंट का रेशियो 50:50 ही होगा, है ना, ये कभी उल्टा नहीं हो सकता, आप याद रखना। तो पेरेंटल टाइप हमेशा आपको या तो 50 मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा, और रिकॉम्बिनेंट टाइप हमेशा आपको 50 से कम मिलेगा या 50 के इक्वल होगा। अगर इनमें हम मान लेते हैं 100% ऑफ टाइम ए और सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ, है ना, जितना बार भी मियोसिस होता है उतना बार ए और सी के बीच में आपका रिकॉम्बिनेशन होता है, तो ये रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से आपका मैक्स टू मैक्स क्या होगा कि पेरेंटल टाइप तो एक तो आपको मिलेगा ही, ये रिकॉम्बिनेशन वाला भी आपको उतने ही नंबर में मिल जाएगा। तो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का रेशियो आपका 50:50 हो जाएगा, है ना। तो याद रखना जीन्स जितने पास रहेंगे उतना ज़्यादा पेरेंटल मिलेगा, उतना कम रिकॉम्बिनेंट मिलेगा, जितने दूर रहेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि ये दोनों इक्वलाइज कर जाए ना। कभी भी पेरेंटल वाला रिकॉम्बिनेंट से कम नहीं हो सकता है या रिकॉम्बिनेंट वाला पेरेंटल से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये प्लीज़ आप याद रखना, ठीक है। इतना हो गया, ये हम आपको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन समझा दिए। अब हम आते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में वापस, और हम आपको समझाते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। मेंडल जो लॉ देके गए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, है ना, या इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो फैक्टर्स के लिए बोल के गए, है ना, फैक्टर्स मतलब हमारे लिए जीन्स के लिए बोल के गए। लेकिन अब हम क्या देखें कि अगर कोई दो जीन मेरा एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो क्या ये दो ज़रूरी है कि हमेशा इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर पाएगा? क्या इक्वल नंबर्स में कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी मिलेगा? मेरे को नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि कैपिटल ए बी के साथ या ये वाला जीन इस जीन के साथ लिंक्ड है। तो जो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखे गए वो जीन्स या फैक्टर्स के लिए देखे गए, लिंकेज के कारण, सिंस उनको नहीं पता था कि क्रोमोसोम्स नाम का भी कोई चीज़ होता है, और अब हमको पता चला कि क्रोमोसोम्स में अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके चलते लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जीन्स या फैक्टर्स के लिए जो था वो गलत प्रूव हो गया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या बोला गया, ये जो जीन्स का बात मेंडल करके गए थे उनका बिहेवियर क्रोमोसोम पैरेलल करता है ना। तो अब जो बोला गया, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया, दैट इज नथिंग, दैट इज जस्ट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, जीन्स के बदले ऑफ क्रोमोसोम लगे। ये क्रोमोसोम कोई दूसरा जो क्रोमोसोम होगा उसके हिसाब से एकदम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा। कैसे करेगा हम देखते हैं, चलिए, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाया है, हम एकदम वैसे ही आपको समझाएंगे, ठीक है। आज हम आपको समझा दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सब का नोट्स लिखा देंगे, है ना। आज एकदम अच्छे से समझिएगा नहीं तो लिख के कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस रेशियो, है ना, ये याद रख। हम आपको थॉमस हंट मॉर्गन का भी नेक्स्ट क्लास में आपको उनका एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट मैप्स के बारे में बताएंगे। अभी के लिए आप प्लीज़ ये समझिए। चलिए, है ना, हम 4 कलर ले लिए। हम मानते हैं कि
है या सेल का एक न्यूक्लियस है, ठीक, हम मानते हैं ये सेल डिप्लॉयड है और 2n इक्वल्स टू 4 है, मतलब इसके पास 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है और उन 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में हर 2 एक तरह का है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 हो गया, ठीक है। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि 2n इक्वल्स टू 4 है जिसमें हर क्रोमोसोम 2 टाइप का है ना। तो हम मान लेते हैं एक, अब जहां अभी तक मैंने आपका एक टाइप का होमोलोगस क्रोमोसोम को एक ही कलर से बनाया था, पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताने के लिए मैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलग अलग कलर से बनाऊंगी, है ना। मैं साइज में डिफरेंस बता दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि होमोलोगस क्रोमोसोम है। हम मान लेते हैं ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया मेरा, ठीक है, ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया एंड ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, 2n इक्वल्स टू 4 है, ठीक। अब मियोसिस 1 के टाइम पे मेटाफेज पे क्या होगा? अच्छा, सबसे पहले प्रोफेज में आपका ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है दे विल पेयर, है ना। ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ये विल पेयर अप। पेयर अप होने की वजह से क्या होगा कि ये ऐसे करके पेयर कर गए, ठीक है। अब आप सोचिए कि ये पेयरिंग ऐसे भी तो ये पेयरिंग दिखाने के लिए मैं ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये पेयर होके मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो गए, तो उनका अरेंजमेंट मैं कुछ ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है। ये छोटे वाले थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। ये 2 अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर, एक पेयर, ठीक है, और ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर, ठीक है। ये जो 2 दिखाया है वो 2 क्यों दिखाया है? टू डिनोट द क्रोमैटिड्स, ठीक है। ये पेयरिंग ऐसे होगा। आप सोचिए ये पेयरिंग ऐसे भी तो हो सकता था, क्या ऐसे नहीं हो सकता था? अच्छा, पहले इसके पहले अब आप सोचिए ये मेटाफेज में ऐसे अलग हो गए, ठीक है, दिस इज ऑफ मेटाफेज 1। उसके बाद जब सेल डिवाइड कर जाएगा 2 में तो कैसे होगा? आपका ये दोनों एक में आ जाएगा, ये दोनों एक में आ जाएगा। आपको पता है यहाँ से ऐसे स्ट्रैंड्स निकलेंगे, है ना, सेंट्रियोल से, और इनको यहाँ पे खींच लेंगे। तो आपका कैसे यहाँ पे जो 2 सेल है, ये 2 सेल है ना, जिसको मैंने बीच से डिवाइड किया, 2 सेल आपका कैसे बनेंगे? इस साइड आपका रेड आ गया, इस साइड आपका ब्लैक आ गया, ठीक है, और इस साइड आपका ब्लू आ गया, और इस साइड आपका ग्रीन आ गया, ठीक है। तो मतलब ये एक सेल बना और ये एक सेल बना, ठीक है। मतलब ये वाला जो क्रोमोसोम होगा मदर का, इसके साथ ब्लू वाला आ गया, ठीक। अब क्या ये ऐसे नहीं हो सकता था? आप सोचिए कि ब्लैक वाला इस साइड आ जाए और रेड वाला इस साइड आ जाए, हो सकता था ना? तो हो सकता था। तो अब आप सोचिए कि जो गैमेट बनेगा वो कैसा बनेगा, है ना। दिस इज, अब ये गैमेट फिर से डिवाइड करके ऐसा बनाएगा और ये फिर से 2 डिवाइड करेंगे, मतलब रेड एंड रेड सिंगली आपका सेल्स में बढ़ जाएगा, है ना। ये हम मान लेते हैं ऐसे पेयर किया, ठीक है। फिर जब ये फर्स्ट टाइम मियोसिस 1 करेगा, है ना, मेटाफेज में ऐसे अरेंज हो गया,
एनाफेज में ऐसे ही स्ट्रैंड्स खींचेंगे, स्ट्रैंड खींच के फिर क्या बनेगा, फिर से 2 सेल बनेगा, है ना। तो क्या ये 2 सेल ऐसे नहीं बनेगा, इस साइड आपका रेड आ गया, इस साइड आपका ब्लैक आ गया, इस साइड आपका ब्लू आ गया एंड इस साइड आपका ग्रीन आ गया। ठीक, अब आप सोचिए कि यहाँ पे जो गैमेट्स बना था उनमें इस जीन में कुछ एलील, इस वाले क्रोमोसोम में कुछ जीन्स के कुछ एलील्स होंगे, इसके पास वही सेम एलील्स होंगे, है ना, डिफरेंट एलील्स होंगे, सेम जीन्स होंगे, इनके पास भी ऐसा होगा। तो ये जो गैमेट 1 बनेगा इसमें ये वाले एलील्स के साथ इनका, ये वाले जीन्स का ये वाला एलील्स होगा, ठीक है। उसमें ब्लैक के साथ ब्लू आया, इसमें रेड के साथ ब्लू आया। तो क्या ये वाला जो रेड क्रोमोसोम है उसको ये ब्लू वाले क्रोमोसोम से कुछ मतलब हुआ, ये जो ब्लैक क्रोमोसोम है उसको ये वाले ग्रीन क्रोमोसोम से कुछ मतलब हुआ, कुछ मतलब नहीं हुआ। ये अपने आप जिस हिसाब से इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हुए उसी हिसाब से सेपरेट कर गए, है ना। एक क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन दूसरे क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं रखा, इसी को तो हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। मेंडल क्या बोले थे, मेंडल यही तो बोले थे कि जो जीन्स है मेरा दे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, लेकिन अब हमको क्या पता चल गया, ये जो मेरा क्रोमोसोम है दीज आर कैरियर ऑफ जीन्स, है ना, यही जीन्स को कैरी करते हैं, लेकिन क्रोमोसोम का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो पॉसिबल है। तो जो क्रोमोसोम और जीन या फिर फैक्टर जो मेंडल बोल के गए थे उसका जो बिहेवियर है दैट पैरेलल्स द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। और यही बात, है ना, थियोडोर और बोवेरी बोल के गए थे ना, दे गेव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और वो यही बता के गए कि जो फैक्टर्स मेंडल जिन फैक्टर्स का बात किए थे वो आपका क्रोमोसोम उनका पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं, और यही है आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कुछ नहीं है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज जस्ट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। एक क्रोमोसोम कैसे अलग हो रहा है उसको दूसरे क्रोमोसोम के अलग होने से कोई मतलब नहीं है ना। मेरा गैमेट कैसा भी बन सकता है, इट इज जस्ट द सिचुएशन, है ना, इट इज जस्ट द प्रोबेबिलिटी कि कौन सा किसके साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। तो दिस इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बारे में जब मैं आपको नोट लिखवाऊंगी आप थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, आप प्लीज़ अपना NCERT का पेज नंबर 83 का, है ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में एकदम बोल्ड लेटर्स से लिखा है, वहाँ तक पढ़ना, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी, ठीक है। मेरे को लगता नहीं है कि कोई डाउट होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। इसके आगे हम आपको उसका नोट्स लिखवा के फिर आगे बताएंगे, ना, ड्रोसोफिला मोनोगास्टर और ये सब का एक्सपेरिमेंट्स